नमस्कार। आज हम बात करेंगे 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की और उसके बाद भारत की जो प्रतिक्रिया रही, खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, और सिर्फ ऑपरेशन की नहीं बल्कि उसके बाद जो एक बड़ा कूटनीतिक प्रयास हुआ उस पर भी। बिल्कुल। दुनिया भर में जो संदेश गया उसे आज जरा गहराई से समझेंगे। हमारे पास जानकारी है एक सीनियर सांसद के अनुभव से। हाँ, वो पश्चिमी गोलार्ध के 5 देशों में गए थे। गुयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राजील, अमेरिका। 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडलों में से एक का वो नेतृत्व कर रहे थे। तो इस पूरी डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज का मकसद क्या था? क्या सीखने को मिला इससे? देखिए, मकसद तो अपनी बात रखना था ही, लेकिन इससे जो सबक मिले वो भारत की आगे की ग्लोबल स्ट्रैटेजी के लिए बहुत अहम है। अच्छा, तो सबसे पहली बात क्या उभर कर आई? मैंने सुना कि राष्ट्रीय एकता का जो प्रदर्शन था वो काफी असरदार रहा। हाँ, बिल्कुल। और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मतलब ऑपरेशन के तुरंत बाद अलग अलग पार्टियों के अलग अलग राज्यों और धर्मों के सांसदों का एक साथ जाना, वो भी एक आवाज में बोलना। हाँ, एक आवाज में। इसने दुनिया को, खासकर जब गुयाना के राष्ट्रपति या अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मिले, तो एक मजबूत संदेश दिया कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा पर हम सब एक हैं। एकदम, कि अंदरूनी मतभेद अपनी जगह, लेकिन देश पर बात आएगी, आतंकवाद पर बात आएगी तो पूरा भारत एक है। ये विश्वसनीयता देता है आपकी बात को। और इन डेलीगेशंस का मुख्य काम क्या था? क्या सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को जस्टिफाई करना था? वो तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था उसके पीछे का तर्क समझाना। ये बताना कि ये आत्मरक्षा थी, लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस। अच्छा। और ये कि ऑपरेशन बहुत टारगेटेड था, नपातुला, सिविलियंस या पाकिस्तानी मिलिट्री को निशाना नहीं बनाया गया। ये बारीकियां साफ करना बहुत जरूरी था। पर क्या दुनिया ने ये बात आसानी से मानी? शुरू में तो कुछ अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी थीं शायद। हाँ, शुरू में थी। यहीं पर लगातार बातचीत, मतलब परसिस्टेंट एंगेजमेंट का रोल आता है। कोलंबिया का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, वो क्या था? उन्होंने पहले एक बयान दिया था जिसमें पाकिस्तान में कथित सिविलियन मौतों पर अफसोस जताया था, लेकिन जब हमारे डेलीगेशन ने फैक्ट्स रखे, पूरी बात समझाई, तो उन्होंने न सिर्फ अपना बयान वापस लिया बल्कि भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का खुलकर समर्थन भी किया। ये दिखाता है कि अगर सही तरीके से तथ्यों के साथ बात करें तो नैरेटिव बदला जा सकता है। जाहिर है बातचीत में पाकिस्तान से जो आतंकवाद का खतरा है उस पर भी जोर दिया गया होगा। हाँ, वो तो कोर मुद्दा था। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो खतरा है उसकी गंभीरता को बार बार हाईलाइट करना पड़ा, खासकर वॉशिंगटन डीसी में। वहां तो शायद पाकिस्तानी डेलीगेशन भी था। हाँ, वो भी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी अधिकारियों ने भारत की चिंताओं को न सिर्फ सुना बल्कि दोहराया भी, और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे गुटों पर एक्शन की जरूरत पर जोर दिया। अच्छा, यहाँ एक और चीज है, सॉफ्ट पावर। ऑपरेशन सिंदूर जैसे हार्ड एक्शन के साथ सॉफ्ट पावर का क्या तालमेल? ये एक दिलचस्प एंगल है। देखिए, खुद ऑपरेशन सिंदूर नाम, इसमें एक सांस्कृतिक वजन है, एक भावनात्मक जुड़ाव है शायद। और फिर भारत की पहचान सिर्फ मिलिट्री से तो है नहीं, योग है, बॉलीवुड है, हमारी परंपराएं हैं। ये चीजें मुश्किल वक्त में भी दुनिया से जुड़ने में, एक समझ बनाने में मदद करती हैं। मतलब ये सिर्फ कल्चर नहीं, डिप्लोमेसी का हिस्सा है। बिल्कुल, एक तरह से डिप्लोमेटिक टूल। और यहीं से शायद वो भारत की 3T वाली रणनीति, टेक, ट्रेड, ट्रेडिशन, ये क्या है? हाँ, ये भारत का लॉन्ग टर्म विजन है। टेक मतलब सिर्फ IT सर्विस नहीं, अब आगे बढ़ना है। टेक्निकल प्रोडक्ट्स, AI, इनोवेशन। अच्छा। ट्रेड मतलब व्यापार बढ़ाना, चीन के मुकाबले और ज्यादा डाइवर्सिफाई करना। और ट्रेडिशन यानी अपनी सांस्कृतिक धरोहर, सॉफ्ट पावर को कूटनीति में इस्तेमाल करना। और इसका मूल संदेश क्या है? संदेश साफ है, भारत अपने विकास पर फोकस करना चाहता है, आतंकवाद इसमें एक रुकावट है। हम पाकिस्तान से शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब देंगे, क्योंकि शांति से ही समृद्धि आएगी। इस दौरे से एक और बात साफ हुई होगी कि ऐसी बातचीत सिर्फ एक बार नहीं, लगातार होनी चाहिए। एकदम सही। हर जगह इन डेलीगेशंस का बहुत स्वागत हुआ और लोगों ने कहा कि और आना चाहिए और बात करनी चाहिए, सिर्फ सरकारों से नहीं। थिंक टैंक, मीडिया। हाँ, थिंक टैंक, पॉलिसी मेकर्स, मीडिया, सबके साथ, क्योंकि गलत सूचनाएं बहुत फैलती हैं, तो ग्लोबल मीडिया में अपनी बात रखना जरूरी है। और पनामा, गुयाना, कोलंबिया जैसे देश स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, पनामा ने तो UNSC में भारत की सीट का समर्थन भी किया था शायद। हाँ, खुलकर समर्थन किया। गुयाना अभी UNSC का अस्थायी सदस्य है। कोलंबिया शायद 2026 में बने। तो इनसे रिश्ते मजबूत रखना जरूरी है।
तो इस पूरे अनुभव से आगे के लिए क्या सिफारिशें निकली, क्या करना चाहिए? कुछ ठोस बातें, जैसे दक्षिण और मध्य अमेरिका में और ज्यादा पहुंच बढ़ानी होगी। दौरे, हमारे दूतावासों में वहां की भाषा जानने वाले लोग हों। और विदेश मंत्री को खुद यूएन सेक्रेटरी जनरल और महासभा अध्यक्ष से मिलकर आतंकवाद पर बात करनी चाहिए। ब्राजील के साथ रिश्ते और गहरे करने होंगे। ब्रिक्स है, राजकीय यात्रा हो सकती है। गुयाना में हमारे इंटरेस्ट हैं, तेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहां एंगेजमेंट बढ़ाना होगा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य सबक क्या है? एकता की ताकत। हाँ, एकता की ताकत, साफ और लगातार कम्युनिकेशन का असर, सॉफ्ट पावर का रणनीतिक इस्तेमाल, और लगातार पब्लिक डिप्लोमेसी की जरूरत, और भविष्य के लिए वो 3T की रणनीति। बिल्कुल। और ये सब हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है सोचने के लिए। क्या? कि भारत अपने शांतिपूर्ण विकास के लक्ष्य और अपनी परंपरा आधारित सॉफ्ट पावर के साथ जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई करने की इस नई, ज्यादा मुखर नीति में संतुलन कैसे बनाएगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। वाकई ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी। आज इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।